हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस। ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो चाहे कोई यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहा हो, प्री या मेंस के लिए, एनडीए के लिए प्रिपरेशन कर रहा हो, सीडीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहा हो, सीएपीएफ के लिए प्रिपरेशन कर रहा हो, या फिर अगर किसी भी एग्जाम्स के लिए जिसमें करंट अफेयर पूछे जाते हैं वो यहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ, मैं बताता हूँ। ये वीडियो मैं रोज़ अपलोड करता हूँ, कुछ दिक्कत की वजह से मैं 2-4 दिन से एबसेंट था। आई एम सॉरी फॉर डैट। और यहाँ पे हम न्यूज़पेपर की एनालिसिस करते हैं, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़ होती हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। राइट, आज का टॉपिक है वाई COP28 प्रेसिडेंट फेसिंग बॉयकॉट। ये जानेंगे ये वीडियो में कि कौन है ये, और आने वाली स्लाइड में देखेंगे कि इन्होंने क्या किया है। ये COP28 के प्रेसिडेंट होने वाले हैं और कंट्रीज जो हैं वो इनका क्यों विरोध कर रही हैं प्रेसिडेंशियल शिप के लेके, ये इस वीडियो में हम जानेंगे। ये आज का मेन टॉपिक होगा जिसपे हम काफ़ी लंबा डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ हम और भी न्यूज़ की बात करेंगे जो भी न्यूज़पेपर में आई थी और हमारी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। राइट, मेरा नाम है लोकेश चौधरी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की तारीख है 23 जून। 23 जून के न्यूज़पेपर की जो भी हेडलाइंस है उनको हम देखते हैं। तो पहली खबर न्यूज़ में, जैसा कि हम सभी लोग जान रहे हैं और काफ़ी दिनों से ये न्यूज़ में ऐसा चल रहा है कि मोदी जी हमारे कहाँ गए हैं, यूएस विजिट पे गए हैं। उन्होंने यूनाइटेड नेशन असेंबली में क्या किया, यूनाइटेड नेशन में जाके योगा सेलिब्रेट किया। जो कंट्रीज़, बहुत सारी कंट्री के लोग जो मेंबर आए थे उनके साथ योगा किया। और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि एक नेशनल इंटरनेशनल स्टेज पे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे यूएन किसकी कर रहा है, यूएन अगवानी कर रहा है किसी भी एक इवेंट की, वो चाहे कोई भी इवेंट हो। ये योगा है, ये हमने पूरी दुनिया को दिया है और यूनाइटेड नेशन के प्रपोजल के बाद ये 21 जून को पूरे हर साल पूरे देश में जो भी यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं उन कंट्रीज में सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार 9th एडिशन था। इसका थीम थी वसुदेव कुटुंबकम, योगा फॉर वसुदेव कुटुंबकम। ये कहाँ से आया है? ये थीम निकाला गया था G20 की मीटिंग से। ये G20 की मीटिंग की जो भी थीम है वो है वसुदेव कुटुंबकम, इस वजह से यहाँ से निकाला गया है। G20 की मीटिंग, G20 की जो बैठक हो रही है पूरे ऑल ओवर द इंडिया हो रही है और इस साल की जो चेयरमैनशिप मिली है वो हमारी इंडिया को मिली है। खैर, चलते हैं अब अपनी खबर पे। तो मोदी जी वहाँ गए थे और काफ़ी सारे एग्रीमेंट उन्होंने कर लिए हैं। जैसा कि हमने पहले भी बात की है इस बारे में कि वहाँ पे जाएंगे तो डिफेंस को लेके एग्रीमेंट करेंगे, टेक्नोलॉजी को लेके एग्रीमेंट करेंगे, स्पेस रिसर्च को लेके एग्रीमेंट करेंगे, वीज़ा को लेके एग्रीमेंट करेंगे, इन्वायरमेंट को लेके कई सारे बातें हुई हैं। तो एक तो हमने पहले ही जान गए हैं कि डिफेंस के सेक्टर में हमने एक बनाया है, राइट, MQ-9 ड्रोन, इसका हमने किया है। उसके बाद HAL से हमने, और HAL और GE की हमने इंजन बनाने के, जेट इंजन बनाने के लिए डील साइन की है। उसके बाद साथ ही साथ इस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन में, स्पेस में, जैसा कि हम जानते हैं कि 2023 और 24 के बजट में निर्मला सीतारमण ने कहा था कि हमारा जो इंडियन स्पेस रिसर्च है, जो हमारे पास स्पेस एजेंसी है, उसको हम क्या करेंगे, उसमें हम प्राइवेट सेक्टर को बुलाने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रेरित करेंगे। ठीक है, इसी मामले में, स्पेस के मामले में डील करने के लिए उन्होंने एलॉन मस्क से भी बात की। एलॉन मस्क SpaceX हम सब जानते हैं, काफ़ी बहुत फेमस आदमी है, उनसे बात की स्पेस को लेके। उसके साथ ही साथ डिफेंस में भी बात हुई, टेक्नोलॉजी को लेकर बात हुई। कई बड़े टेक्नोलॉजीज जो वहाँ के टेक्नोलॉजी जायंट्स हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की। तो ये सब एग्रीमेंट उन्होंने बात की है। साथ ही साथ हेल्थ पे भी बात की है, इन्वायरमेंट पे बात की है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कोविड-19 के बाद जो इंडियन को वीज़ा मिलना था वो उतनी आसानी से मिल नहीं रहा है। अभी भी करीब 300 से 400 दिन की क्या चल रही है, वेटिंग चल रही है। और जो एक्सटेंडेड वीज़ा है उसके लिए भी लोग परेशान हो रहे हैं वहाँ पे। तो इस मामले में जो बाइडेन साहब से इन्होंने बात की और इन्होंने, जो बाइडेन ने ये भरोसा दिलाया कि हम क्या करेंगे कि आने वाले दिनों में रीजनल सेंटर्स बिठाएंगे, टेम्पररी सेंटर्स बिठाएंगे, जिससे क्या होगा कि लोकल लोग, मतलब कि वहाँ पे जो लोग हैं जो दूर तक नहीं जा सकते हैं ऑफिस में, वो क्या करेंगे कि अपने नज़दीकी सेंटर पे जाके अपना वीज़ा क्या कराएंगे, वीज़ा एक्सटेंशन के लिए अपील कर देंगे और उनका काम हाथों हाथ हो जाएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि कम समय में,
कम समय में और बिना किसी हर्डल के फेस किए उनका वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा। साथ ही साथ हमने भी बात की है कि जो हमें वीज़ा मिल रहा है, यानी कि 300-400 दिनों की जो वेटिंग चल रही है, इसको क्या किया जाए, थोड़ा सा जल्दी किया जाए, ताकि जो H1 वीज़ा हो या फिर लिविंग वीज़ा, वर्किंग वीज़ा हो, वो क्या हो सके, हम लोगों को मिल सके। क्योंकि इसका बहुत ही एक इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी पे, जो ऐसी सोसाइटी है जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जो IT सेक्टर में काम करते हैं वगैरह वगैरह, इनके अपने अपने हैं। उसके बाद जेट इंजन की बात करेंगे हम। जेट इंजन पे हम अच्छे से बात करेंगे इस पे। तो ये था मोटी मोटी तौर पे इनके विजिट पे, और इनकी विजिट को हम काफ़ी दिनों से देख रहे हैं, काफ़ी दिनों से इन द सेंस कि पिछले एक हफ्ते से तो हम देख ही रहे हैं कि इनकी विजिट कहाँ कहाँ हुई है, क्या क्या करने वाला है। इनफैक्ट इनका जो मेनू था डिनर का, वो भी आया था निकल के। इन्होंने जो डिनर किया उसमें मुकेश अंबानी, एलॉन मस्क, सॉरी मार्क जुकरबर्ग, उसके बाद जो बाइडेन, जिल बाइडेन, इन फर्स्ट लेडी कौन होता है, जिल बाइडेन इनकी वाइफ है, राइट। तो ये बात है। तो ये हमारे मोदी जी अब कहाँ जाएंगे, अब जाएंगे इजिप्ट, पता था, इजिप्ट जाएंगे। तो इजिप्ट जाएंगे तो उसकी बातें अब कल के अखबार में शायद आएंगी, कल परसों के अखबार में जरूर आएंगी, ठीक है। खैर चलिए चलते हैं अगली खबर पे। तो अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर है आ रही है चेन्नई से, यानी तमिलनाडु स्टेट से। यहाँ पे क्या है कि सेंटर ने अप्रूव कर दिया है कलिंगर पेन माउंटेन बनाने को। अगर बेसिकली ये क्या है कलिंगर, ये किसके नाम पे बनाया जा रहा है, यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं, डॉक्टर मुथमिस अरिंगर, डॉक्टर कलिंगर पेन नंबर्स। इनका अगर हम नाम बताएं तो ये कोई नहीं है, एम करुणानिधि है, एम करुणानिधि है। ये कौन थे, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, और ये एक आर्टिस्ट थे, विद्वान थे, और ये एक पोएट भी थे, लेखक भी थे। तो उनके नाम पे बनाया जा रहा है, और उनकी ये जो पेन देख रहे हैं आप, ये पेन यही बनाया जाएगा। इसके लिए गवर्नमेंट ने, वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो उन्होंने प्रपोजल डाला था, क्योंकि ये CRZ में आता है, कोस्टल रेगुलेटेड जोन में, राइट। यानी कि रेगुलेट करना होगा, हमारे जो रेगुलेशन है वहाँ पे, उसको रेगुलेट करने के लिए ये सेंटर को भेजा गया था वेरिफिकेशन के लिए। तो सेंटर ने क्या किया है, मंजूरी दे दी है। साथ ही साथ उसने कंडीशन भी रख दी है सेंटर ने कि हाँ, अगर आप इसको बना रहे हैं तो इसके साथ साथ हमारी कंडीशन भी है, उसे आप फिल करिएगा ज़रूर। उसके साथ आप देख सकते हैं क्या क्या है, राइट। क्या क्या उन्होंने 15 कंडीशंस दी हैं। उसमें दी हैं कि ग्रीन पैनल बॉडी होगी, राइट। यहाँ से देखते हैं, द इन्वायरमेंट स्टेट वुड हैव टू सबमिटेड तमिलनाडु पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एवरी ईयर। यानी कि उस एरिया से कितना पोल्यूशन हो रहा है उसका रिपोर्ट तमिलनाडु पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को हर साल देना होगा। उसके बाद नीड टू बी अपलोडेड, PWD की वेबसाइट पे भी नोट अपलोड करना होगा। द डिपार्टमेंट हैड प्रपोज्ड अ पेन मॉन्यूमेंट फॉर 30 मीटर हाइट। इसकी हाइट देख सकते हैं आप, 30 मीटर हाइट की होगी। दैट वुड बी स्प्रेड ओवर 8,551 स्क्वायर किलोमीटर में क्या होगा, यह फैला होगा। और द वुड इंक्लूड पेन पेडिस्टल, इंक्लूड पेडिस्टल, और उस पर भी इंक्लूड होगा, राइट। लेटाइस ब्रिज एवं बीच एंड लैंड एंड पेडेस्ट्रियन पाथ मीन्स कि ये क्या होगा कि ये ऐसे, अगर हम इंडिया है, ये मैप है यहाँ का, तो अगर ये यहाँ पे बनेगा, मान लीजिए कि यहाँ बे ऑफ बंगाल में, तो यानी कि इस यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए क्या बनाया जाएगा, ब्रिज बनाया जाएगा, राइट। ये इसी की बात हो रही है कि 360 मीटर का ब्रिज बनाया जाएगा, और वो 290 मीटर कहाँ होगा, लैंड पे होगा, राइट, वो लैंड पे होगा। और 90 मीटर, उसके बाद जो 60-70 मीटर क्या होगा, पानी में होगा, राइट। तो ये इसकी डायमेंशंस हैं, ये इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं। उसके बाद देखते हैं सम ऑफ द कंडीशंस लेड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री इंक्लूड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम INS अद्वार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे पास एक INS है, इंडियन नेवल शिप अद्यार है, वो वहां से 800 मीटर की दूरी पे है, राइट। जहां पे ये बनाया जाएगा, मरीना बीच पे बनाया जाएगा, वहां से 800 मीटर की दूरी पे क्या है, INS अद्यार है। तो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा कि पहले आप INS अद्यार से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके आइए, और तब हम आपको बनाने के लिए दे देंगे, राइट, कंस्ट्रक्शन के लिए। मॉनिटरिंग ऑफ इरोजन एंड एक्रेशन
स्टडीज शुड बी डन, यानी कि जो इरोजन होता है, वेव्स आती हैं, उसके साथ अगर इरोजन आ रहा है तो उसकी भी रिपोर्ट क्या होनी चाहिए, सबमिट होनी चाहिए। उसके बाद रिपोर्ट्स ऑन क्राउड मैनेजमेंट, अगर मान लीजिए कि भीड़ होगी तो उसको मैनेज कैसे करेंगे, इस पर भी। इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान भी होने चाहिए। एंड द रीजनल इंफॉर्मेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द रीजनल इन्वायरमेंट ऑफिस, मतलब कि ये रीजनल इन्वायरमेंट ऑफिस में होना। हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर हम बात करें कलिंगर, तो इनका कहाँ बनाया जा रहा है, ये तो चेन्नई में बनाया जा रहा है, राइट, पहली बात। उसके बाद ये बे ऑफ बंगाल में बनाया जा रहा है, राइट, चेन्नई में, बे ऑफ बंगाल में। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये किसके नाम पे बनाया जा रहा है, तो ये है एम करुणानिधि के नाम पे बनाया जा रहा है। ये कौन थे, ये डीएमके पार्टी है वहां पे क्या थे, ये सीएम रह चुके हैं, इस पार्टी के प्रेसिडेंट भी थे। उसके बाद अगर हम इसकी हाइट देखें तो हाइट कितने मीटर की है, 30 मीटर की, और कितने एरिया में फैला होगा, 8551 के। ये हमारे एमसीक्यू के हिसाब से ये पॉइंट्स हमें याद रखने होंगे। उसके बाद साथ ही साथ सीआरजेड की बात होगी, कोस्टल रेगुलेशन जोन। जो भी रीजन कोस्टल में आते हैं उनको कौन रेगुलेट करता है, कोस्टल रेगुलेशन जोन बनाया जाता है, जो कि वहाँ पे एक्टिविटीज़ को देखते हैं और वहाँ पे कोई भी एक्टिविटीज़ होने से रोकते हैं, जैसे कि इलीगल इंक्रोचमेंट हो गया, इलीगल मरीन बीच हो गया, या फिर रेस्टोरेंट वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को वहाँ पे कंट्रोल करते हैं और इनफैक्ट वो रेगुलेट करते हैं। जैसे ईएस इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन होता है, इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन होता है, वैसे ही ये सीआरजेड होता है, राइट। उसके बाद ये ग्रीन कॉरिडोर, ग्रीन पैलन ऑर्डर, राइट, नोटिंग दैट एनी ऑर्डर ऑफ डिसेक्शन ऑफ कोर्ट ट्रिब्यूटरी मस्ट बी अप्लाइड विद मिनिस्ट्री। अगर मान लीजिए कि कोई भी अगर केस वगैरह है तो आप उसे सेंटर को या कोर्ट को आपको दे देना होगा, कि जिससे कि कोई भी परेशानी का आगे चल के परेशानी ना हो, वो चाहे गवर्नमेंट को या फिर पब्लिक को। तो ये बातें थी, इसको लेके सेंटर ने अप्रूव कर दिया है। ये किसके नाम पे बनाया जा रहा है, एम करुणानिधि के नाम पे बना, इनका नाम ही था एम करुणानिधि, वो इनको टाइटल दिया गया था एक आर्टिस्ट का और एक स्कॉलर का, राइट। ये इसीलिए मजूमत और ये अरियंगर, राइट। चलते हैं अगली खबर पे। ये कुछ बारे में है उनके, जो उसमें न्यूज़पेपर की क्लिपिंग थी वो मैंने यहाँ पे कट पेस्ट कर दिया है, कॉपी पेस्ट कर दिया, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, राइट। ये इंपॉर्टेंट है। खैर चलते हैं तो अगली खबर, द अप्रोर ओवर द न्यू कोप 28 प्रेसिडेंट। इसको हम बहुत अच्छे डिटेल में जानेंगे, ठीक है। हम कोप की बात करेंगे कि कोप होता क्या है। अगर हम कोप का फुल फॉर्म देखें तो ये होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, राइट। ये कौन होते हैं, इसमें मिनिस्टर्स आते हैं, मिनिस्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स, मेंटलिस्ट, उसके बाद क्लाइमेट एक्टिविस्ट, उसके बाद हम बात करते हैं एनजीओज की, राइट। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ऐसी मीटिंग है, वो पार्टी की मीटिंग है जिसमें हर एक देश से मिनिस्टर्स, वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स, इन्वायरमेंट्स, क्लाइमेट एक्टिविस्ट और एनजीओज और भी कई डिग्निटरीज, कई सारे डायमेंशन के लोग वहाँ पे जाते हैं और बात किस चीज़ पे करते हैं, किस चीज़ पे करते हैं, क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते हैं। ये हर साल होने वाला एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, ये एडिशन 28 है, ये माना जा रहा है। और ये हर साल बात करते हैं, हर साल मिलते हैं, और पूरे देश के जितने देश, करीब 200 देश हैं यूएन में, यूनाइटेड नेशन में, तो उसके बिहाफ पे ये बनाया गया है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है जिसपे लोग क्या करते हैं, अपनी अपनी सहमति जाहिर करते हैं और अपने अपने क्लाइमेट को लेके, या फिर इंडिया नेशन, उसमें डेवलप्ड नेशन और डेवलपिंग नेशन मिलके क्या करते हैं कि बातें करते हैं, और जो भी इन्वायरमेंट को बचाने के लिए स्टेप्स होते हैं वो यहाँ पे उठाए जाते हैं। और पिछले क्लाइमेट जो कोप की मीटिंग होती है उससे रिलेट करते हैं कि हाँ हम अभी कहाँ तक पहुँच गए हैं, राइट। तो ये है कोप की बात। अब बात क्यों आ रही है, इस बार का जो कोप होने वाला है वो होने वाला है यूएई में, ये यूएई में होने वाला है नवंबर में, राइट। ये भाई साहब है
अहमद अल जबेर। हाँ, एक और बात कि जिस कंट्री में होस्ट होता है, जिस कंट्री में ये पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है, वहीं का लीडर या फिर वहीं के लोग क्या करते हैं, वहीं का कोई एक प्रेसिडेंट बनाया जाता है, वो चुना जाता है। वो ऊपर डिपेंड होता है गवर्नमेंट के ऊपर कि वो किसे अपॉइंट कर रही है वहाँ की प्रेसिडेंट को, वहाँ के कॉन्फ्रेंस को हेल्ड करने के लिए। तो यूएई की गवर्नमेंट ने क्या किया है कि इन भाई साहब को अपॉइंट कर दिया। ये मिनिस्टर हैं, वहाँ के मिनिस्टर हैं, ये भाई साहब मिनिस्टर हैं। और ये क्या है कि साथ ही साथ ये ऑयल एंड कंपनी का, ऑयल की एक कंपनी चलाते हैं। जैसे हम यूएई की बात कर ले तो यूएई क्या है, यूएई में बहुत सारे तेल के खदान है, मिडिल ईस्ट की कंट्री है, राइट। तो इनका भाई साहब का नाम है अहमद अल जबेर। इनको बना दिया गया। इनको बनाने के बाद जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में जितने मेंबर कंट्रीज हैं, मोस्टली करीब 100 से भी ज्यादा, वो क्या मांग कर रहे हैं कि ऐसे आदमी को क्यों बिठा दिया कि जो क्लाइमेट चेंज पे पॉल्यूशन को कम करने की बात है, ये बंदा खुद पॉल्यूशन कर रहा है, राइट। तो इस वजह से प्रेसिडेंट के पे ऊपर ऐसे माना जा रहा है कि इनको बहुत सारे क्रिटिक्स मिल रहे हैं और कई सारी कंट्रीज जो हैं वो इन पे चार्जेस लगा रही हैं कि इनको नहीं बनाना चाहिए, यूएई को बुरा भला कर रही है। तो हम देखेंगे कि ये आखिर क्यों कर रही हैं, राइट। ये तो हमने बेसिक देख लिया कि प्रॉब्लम क्या है, और इसका जो हम एक एक लाइन है, एक एक लाइन की बात करेंगे, पैरा की बात करेंगे, आगे मैंने ऐड किया है उस पर हम बात करेंगे। शुरुआत करेंगे इन भाई साहब से, कोप के जो भी है, कौन है ये, सुल्तान अल जबेर, सुल्तान अल जबेर, अहमद अल जबेर की जगह। ये क्या है, अबू एंड धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के सीईओ हैं 2016 से, राइट। ये क्या है, एक ऑयल एंड कंपनी है, ये ऑयल निकालती है, यानी कि ध्यान रखने वाली बात ये फॉसिल फ्यूल निकाल रहे हैं ये। और फॉसिल फ्यूल क्या जनरेट करता है, CO2 जनरेट करता है। CO2 क्या करता है, अर्थ सरफेस के टेम्परेचर को बढ़ाता है, और जो हमारा पेरिस एग्रीमेंट है क्या, 1.5 डिग्री से कम रखना है, ये भाई साहब 1.5 डिग्री को 2 डिग्री करने में लगे हैं। खैर, जोक्स अपार्ट, ही वॉज अपॉइंटेड एट यूएस मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड एडवांस टेक्नोलॉजी। 2020 में इनको ये अपॉइंट किया गया। ये क्या है, एक मिनिस्टर है। अ न्यू डिपार्टमेंट स्टेब्लिश दैट ईयर, और उसी साल ये डिपार्टमेंट बनाया गया था। ये क्या है, केमिकल इंजीनियर और इकोनॉमिक्स से पढ़ाई किए हुए हैं, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी सर्व कर चुके हैं 2013 में, और सेकेंड टाइम ये यूएई के स्पेशल इन्वॉय फॉर क्लाइमेट चेंज के रूप में इनको अपॉइंट किया गया था, राइट। उसके बाद प्रीवियसली हेल्ड बाय हिम 2010 से 2016 के बीच में भी ये रह चुके हैं। साथ ही साथ उसके बाद हम देखते हैं कि ही वॉज ऑल्सो सर्विंग कंट्रास्टिंग रोल एज चेयरमैन ऑफ मसदार, अ रिन्यूएबल एनर्जी फर्म इन अबू धाबी। एक तरफ ये ऑयल एंड कंपनी के चेयरमैन है, ऑयल कंपनी के चेयरमैन है। ऑयल क्या होता है, फॉसिल फ्यूल क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, राइट। और साथ ही साथ ये क्या है कि क्या थे पहले, ही वॉज ऑल्सो सर्विंग, ये पहले भी सर्व कर चुके हैं एक रिन्यूएबल एनर्जी फर्म अबू धाबी में जो है, विच ही हेल्प स्टार्ट इन 2006, जिसको 2006 में इन्होंने स्टार्ट करने में मदद की थी। बीबीसी की खबरों के अनुसार मसदार इज नाउ एक्टिव इन मोर देन 40 कंट्रीज, और ये 40 कंट्रीज में एक्टिव है। क्यों, नॉन रिन्यूएबल का जमाना है, सॉरी रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने का जमाना है, तो इन्वेस्ट तो होगा ही। खैर, एंड हैज इन्वेस्टेड इन मेनली सोलर और विंड पावर। सोलर और विंड क्या होते हैं, ये होते हैं रिन्यूएबल, आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड इन रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल, ओके। एनीवेज, प्रोडक्ट ऑफ टोटल कितने गीगावाट्स का, 15 गीगावाट का प्रोजेक्ट इनका चलता है, और जो कि कैपेबल है कितना टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करने के लिए, ये है 19 मिलियन टन। 19 मिलियन टन क्या करेगा, ये एब्जॉर्व कर लेगा, यानी कि डिस्प्लेस कर देगा। एक होता है कार्बन सिक्विस्ट्रेशन, राइट। तो ये एक्ट करेगा, जो भी इनका मसदार कंपनी है वो क्या है कि 19 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो होगा उसको क्या करेगी, रिप्लेस कर देगी, राइट। उसके बाद साथ ही साथ इन जुलाई मिस्टर अल जबेर ऑल्सो अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ एमिरेट्स डेवलपमेंट बैंक। ये बहुत बड़ा बैंक है,
Emirates Development Bank, which according to his ministry website provides financial service for sustainable economic and social development. इनके कारनामे हम देख रहे हैं, मतलब कार्य देख रहे हैं, कारनामे नहीं सॉरी कार्य। एक तरफ तो ये क्या चलाते हैं, नॉन रिन्यूएबल कंपनी चलाते हैं, साथ ही साथ ये मसदार के प्रेसिडेंट सीईओ भी रह चुके हैं, हेड भी कर चुके हैं, चेयरमैन रह चुके हैं। उसके साथ साथ ये फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि किसे बढ़ावा देती है सस्टेनेबल इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट को बात करती है। यानी कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक की बात करें तो यानी कि हमारे नेचर को ध्यान में रखते हुए अपनी पीढ़ी को अगली वाली पीढ़ी को बचा के रखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सस्टेनेबल यानी कि सतत विकास, राइट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल इकोनॉमी का मतलब सस्टेनेबल सतत पूंजी कह सकते हैं। उसके बाद द गार्जियन की खबर है लास्ट मंथ की, डेट मिस्टर अल जबेर टीम्स वाज बीइंग एक्यूज्ड ऑफ अटेम्प्टिंग टू ग्रीन वॉश हिज इमेज। मतलब कि अपनी इमेज क्या कैसी बना लेना, रिन्यूएबल मीन्स कि हरी भरी बना लेना, राइट। इट इमर्ज्ड दैट मेंबर ऑफ हिज टीम had edited Wikipedia pages that talked about his role as CEO and ADNOC, right? ADNOC यानी अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी। इन्होंने एक एक्यूजेशन भी लगा था कि उनकी कंपनी के लोगों ने, मेंबर्स ने क्या किया है कि विकिपीडिया पेजेस को चेंज कर दिया है, जबकि उस विकिपीडिया पेज पे उनके रोल ऑफ सीईओ में उनके जो भी किया था उन्होंने उसको एक्यूज किया गया था, राइट। दे वर एक्यूज्ड फॉर इंसर्टिंग ए कोट फ्रॉम ब्लूमबर्ग एडिटोरियल दैट ही सेड प्रिसाइजली द काइंड ऑफ एलाई द क्लाइमेट, राइट। ये एक इनके पक्ष में ऐसे तारीफ करने का है कि प्रिसाइजली द काइंड ऑफ एलाई टू द क्लाइमेट, यानी कि ये क्लाइमेट के साथ साथ चलने वाले हैं। और ये इंसर्ट कहाँ से कर दिया था इन्होंने, ब्लूमबर्ग यानी कि एडिटोरियल, एक न्यूज़पेपर है काफ़ी वेस्टर्न साइड का ये न्यूज़पेपर है, काफ़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा आर्टिकल लिखते हैं, राइट। ब्लूमबर्ग की बात करें तो अल सुल्तान अल जबेर के बारे में हम जान लिए कि ये क्या है, राइट। उसके बाद हम देखेंगे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, राइट। वाई इज सुल्तान जबेर अपॉइंटमेंट फेसिंग क्रिटिसिज्म क्यों फेस हो रहा है। Climate campaigners and groups have seen voicing their discontented with the appointment of the executive of head of summit responsible for brokering global partner negotiation and mitigate climate change and build a framework to meet the country's pledge for 2015 summit, the Paris to limit global warming to 1.5 degree and as a ये बनाया गया है। जैसा हम सब जानते हैं कि अपने इन्होंने फेस कर रहे हैं क्या, ग्लोबल वार्मिंग फेस कर रहे हैं और 1.5 डिग्री से कम ही हमें रखना है, right. Scientists are unanimously of the fact that carbon emission need to be half by 2030. साइंटिस्ट का कहना यह है, जो भी वैज्ञानिकों का कहना यह है कि कार्बन एमिशन 2030 तक हमें आधा कर देना है एंड नेट जीरो एमिशन रिच्ड मिड सेंचुरी। और नेट जीरो एमिशन कब तक, 2050 तक। इफ द गोल इज टू बी अचीव्ड, अगर हमें ये गोल यानी कि कितने का गोल, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का गोल अगर हमें अचीव करना है तो हमें 2030 तक कार्बन एमिशन आधा कर देना होगा। और नेट जीरो हम कब तक कर सकते हैं, 2050 तक कर सकते हैं। नहीं तो आप देख ही रहे हैं, नॉर्दर्न इंडिया की बात कर लें, एक्सट्रीम हीट कंडीशन, जबकि ऐसा होता नहीं था। एनीवेज, अनदर एग्रीमेंट विद इन द scientific community and many world leaders start reducing the producing and fossil fuels resources, coal, oil and gas is a way to meeting promises. हाँ, और कम्युनिटी का कहना यह है कि इनका प्रोडक्शन कम कर देना है। कोल, ऑयल और गैस का प्रोडक्शन अगर हम कम करेंगे, साफ तौर पे अगर हम देखें तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का हम जितना प्रोडक्शन और कंजप्शन कम करेंगे तभी हम क्या करेंगे, कार्बन एमिशन आधा कर पाएंगे और जो नेट जीरो हमारा कार्बन है उसको हम अचीव कर पाएंगे, राइट। द यूएई लीडर हु एट प्रेजेंट बॉन में भी एक मीटिंग हुई थी पिछले हफ्ते, उसके बारे में हम बात करेंगे। डिड से दैट COP20 वाज गोइंग इंक्लूसिव एंड डिलीवर अ गेम चेंजिंग आउटकम। इसमें इन्होंने यूएई के जो लीडर थे उन्होंने कहा है कि जो हमारे यहाँ COP28 होने वाला है वो क्या होगा, इंक्लूसिव होगा और ये गेम चेंजर होगा क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए। कैसे, सुल्तान अल जबेर को अपॉइंट करके। एनीवेज, बट ही डिड नॉट टॉक अबाउट कंक्रीट
इन्होंने बात नहीं की, इन्होंने कह तो दिया बोन समिट में, बोन कन्वेंशन में इन्होंने कह तो दिया कि आने वाला जो साल होगा, यानी कि ये 2023, यानी कि कोप 21 जब मीटिंग होगी तो हम गेम चेंजिंग एक साल होगा, गेम चेंजिंग मीटिंग होगी, आउटकम होगा इसका। पर इन्होंने एक कॉन्क्रीट एजेंडा नहीं पेश किया, इन्होंने एक प्रोग्राम या फिर लेआउट चार्ट पेश नहीं किया कि हाँ हम ऐसे ऐसे कर पाएंगे, राइट। हमारे पास कोई प्लान नहीं है, हमने कह दिया वी डोंट हैव प्लान, राइट। और एड्रेस इज लिंक्ड टू द फॉसिल फ्यूल। हाउएवर एज द सीईओ, ये फर्म मिस्टर अल जबेर 2000 strategy built a more profitable upstream, more valuable downstream and more sustainable and economic gas supply, which essential means more fossil fuels। वहीं साथ ही साथ CEO, however as CEO of the state firms, मिस्टर अल जबेर के अनुसार, राइट, मिस्टर अल जबेर की स्ट्रेटजी है क्या कि 2030 तक हम अपना जो प्रॉफिट है उसको हम बढ़ा लेंगे। कैसे? प्रॉफिटेबल अपस्ट्रीम, यानी कि बहुत ज़्यादा अपस्ट्रीम कर देंगे और वैल्यू हम कम करेंगे, और मोर सस्टेनेबल एंड इकोनॉमिक गैस सप्लाई, और हम बहुत ही आसान कम कीमत में क्या प्रोवाइड कराएंगे? गैस सप्लाई। इट मीन्स, यानी कि आप गैस सप्लाई भी दे रहे हैं, ऑयल भी निकाल रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स भी निकाल रहे हैं, राइट, और उसे कम दामों में बेच के अपनी प्रोडक्टिविटी यानी कि अपनी वैल्यू बढ़ाना चाह रहे हैं। इट मीन्स आप क्या प्रमोट कर रहे हैं? फॉसिल फ्यूल का जो प्रमोशन है वो प्रमोट कर रहे हैं अपने फायदे के लिए। और फॉसिल फ्यूल्स एट द एंड क्या प्रोड्यूस करेगा? CO2। CO2 क्या प्रोवाइड करेगा? हमें 1.5 डिग्री से ज़्यादा जाने के लिए विवश कर देगा, राइट। तो ये जो इनका क्रिटिसिज्म है ये इस वजह से फेस किया जा रहा है। आगे हम और देखेंगे कि और क्या रीजंस है। और जो अबू धाबी की कंपनी है, अबू धाबी ऑयल एंड कॉर्पोरेशन है, ये क्या कर रहा है, चलते हैं। Critics like Michael Bless, a German member of European Parliament and one of the 133 lawmakers who signed to open letter, argued that appointment was a scandal, right? ये इन्होंने 133 लॉ मेकर ने ये साइन करके कहा है ये जो अपॉइंटमेंट है ये क्या है? एक स्कैंडल है एंड अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि इंटरेस्ट तो मैटर ही नहीं कर रहा है, जो हमारे इंटरेस्ट है वो क्या हो रहा है? कॉन्फ्लिक्ट है। तो ये तो एक तरह से यही हुआ, राइट। तो ये इन्होंने बताया है। द मेंबर ऑफ जर्मन ग्रीन पार्टी से इट इज लाइक पुटिंग एंड टोबैको इंडस्ट्री इन चार्ज ऑफ एंडिंग स्मोक। दिस इज द रीजन, दिस इज द लाइन विच आई एम वेटिंग फॉर। इनका कहना यह है कि अगर समाज से टोबैको हटाना है, अगर समाज से हमें नशा हटाना है, तो हम किसी ऐसी कंपनी को ये ठेका नहीं देंगे जो खुद टोबैको बनाती हो, राइट। इनका कहना यह है। एनीवेज, द डिसीजन to name as president of COP23 the chief executive of one of the largest oil and gas companies, right? ये गैस कंपनी बहुत बड़ी है। A company that has recently announced to plan add 7.6 billion barrels of oil to its production in the coming years। मतलब ये कंपनी ADNOC इसने ये प्लान किया है, अनाउंस किया है कि हम आने वाले दिनों में 7.6 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल हम प्रोड्यूस करेंगे, रिप्रेजेंटिंग द 5th लार्जेस्ट इंक्रीज इन द वर्ल्ड। रिस्क अंडरमाइनिंग द नेगोशिएशन सेज द लेटर यूएस by lawmakers to US President Joe Biden and European Commission President Ursula। The signatories also include like US Senator Bernie Sanders। मतलब ये लोग भी मिले हुए हैं और इन लोगों ने यूएस प्रेसिडेंट को क्या लिखा है? पेपर लिखा है। और यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंट है वो उर्सुला वैन डर लायन है, इनको भी लेटर लिख के ये कहा गया है कि ये कंपनी जो हेड करते हैं सुल्तान अल जबेर, इनकी कंपनी क्या कर रही है आने वाले दिनों में? तो ये 7.6 बिलियन बैरल तेल निकालने वाली है। और इनको क्या बना दिया जा रहा है? प्रेसिडेंट बना दिया जा रहा है। किसका? कोप का। मतलब एक तरह से ये वही वाला हाल हो गया कि टोबैको को ख़त्म करने के लिए एक ऐसी कंपनी को ठेका दे दिया जाए जो खुद टोबैको बनाती हो। एनीवेज, आगे चलते हैं। द लेटर पॉइंटेड आउट दैट एटलीस्ट 636 lobbyists from the oil and gas industry registered to attend last year COP, an increase of more than 25 over the previous year, right? मतलब कि
इस साल करीब 636 लोगों ने साइन किया है प्रिंट, और वो कहाँ आएंगे, कोप की मीटिंग में अटेंड करने आएंगे, जो कि 25% ज़्यादा है। मीन्स कि लोग पिछले साल 100 लोग तेल निकाल रहे तो इस साल 125 लोग तेल निकाल रहे हैं। तभी तो ये 125 लोग कहाँ हो गए, रजिस्टर कर दिया इन्होंने कोप में कि सर हम भी आएंगे, हमें भी प्लानिंग करनी है कि कुछ कम करें। ये क्या बात हुई, राइट? While the number of attendees represent the fossil fuel industry was large last year, जबकि 2022 में ये नंबर बहुत ही ज्यादा था, बट ये इस साल फिर रिकॉर्ड टूट गया। There are concerns about increased space for such interest of upcoming summit considering new leadership. इसकी बात है क्या, अब देखते हैं आगे और क्या रीजन है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज ओपेक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है वियना में। ओपेक का हेडक्वार्टर वियना, ऑस्ट्रिया की कैपिटल। और अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें मोस्ट लिवेबल सिटी, यानी कि कौन सा ऐसा शहर है जो बहुत ही रहने लायक है, तो वो टॉप किया है इसने, वियना ने, राइट। और बात कर दे ओपेक की, तो ऑस्ट्रिया एक यूरोपियन कंट्री है और यहाँ पे तेल नहीं निकलता है, फिर भी यहाँ का हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया में है। तो आप भूल कर भी ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी कि इसका हेडक्वार्टर अगर पूछे तो जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ मिडिल ईस्ट में हो, राइट, जिनके पास तेल हो, या फिर रशिया के पास हो, मॉस्को हो, ऐसा नहीं है। इसकी जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, वियना है। खैर, ADNOC पम्प 2.7 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे इन 2021, काफी ज्यादा है, एक ही शब्द आ रहा है, काफी ज्यादा है। 2.7 मिलियन बैरल्स यानी कि 27 लाख बैरल एक दिन में तेल ही निकाल रहे हैं, हैज एम्बिशियस प्लान्स। इट इज ट्राइंग टू नियरली डबल इट्स डेली आउटपुट ऑफ 5 मिलियन। ये 5 मिलियन करने की प्लानिंग है 2027 तक, राइट, अ डेडलाइन विच मूव्ड फॉरवर्ड फ्रॉम 2030 इज ईयर। इन्होंने 2030 तक सोचा था कि 2030 तक मैं 5 मिलियन बैरल तेल निकाल लूंगा, लेकिन वो उनको इतना तेजी से वो अचीव कर रहे हैं कि 2027 तक वो पूरा कर लेंगे। मतलब कि इन्वायरमेंट को गंदा रखने का ठेका उन्होंने ले रखा है। एनीवेज, वी आर एन इमर्जिंग अपस्ट्रीम कंपनी with a mandate to stay focused in exploring the UAE's undeveloped oil and gas potential। इनकी वेबसाइट ने कहा है कि हम एक अपस्ट्रीम इकोनॉमी इमर्ज हो रहे हैं और हमें ये फोकस करना चाहिए कि जो यूएई में जो भी अनडेवलप्ड क्या है, ऑयल एंड गैस है, उनको हम खोजें। क्या बात है। Anyways, experts also highlight that it is the UAE's national interest to continue the production of fossil fuels as the 10th largest oil producer in the world, as the historic member of the influential OPEC plus oil cartel of countries। खैर, ये बातें हैं और यूएई का कहना ये है कि, और भी लोगों का, एक्सपर्ट्स का कहना है कि हाँ, ये तो यूएई के ऊपर है कि ये तो पर्सनल जाती हो गई कि सब निकाल रहे थे, यूएई के पास है, वो निकाल रहा है, अपना खर्चा चला रहा है। तो ये बातें हैं और इस वजह से इनका प्रोटेस्ट हो रहा है। और इसमें देखते हैं कि इन्होंने कार्बन कैप्चर की बात की थी। कार्बन कैप्चर की अगर हम बात करें तो कार्बन कैप्चर वो होता है कि हमारे इन्वायरमेंट में जितने कार्बन है उनको कैप्चर करने के लिए हम क्या करते हैं, जो कंपनीज होती हैं वो ग्रीन एनर्जी को या फिर प्लांटेशन को वो बढ़ावा देती हैं और वो उनके पैसे इसी में जाते हैं। और ये पैसे किस में खर्च होते हैं, ये पैसे खर्च होते हैं प्लांटेशन में, राइट, ये बात है। तो मिस्टर अल जबेर का क्या इनका क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा था वो हमने देख लिया। अल जबेर है कौन ये हमने देख लिया। अब बात करेंगे कि इन्होंने कार्बन कैप्चर की एक टेक्निक बताई थी। मीन्स अगर बात मान लीजिए कि किसी कंपनी को हटाना है, मतलब कि वो कार्बन प्रोड्यूस करती है करीब 40 टन, राइट, 40 किलो प्रोड्यूस करती है, और इसे हटाने के लिए करीब 15 पेड़ लगाने पड़ेंगे, इनको 15 पेड़ लगाने पड़ेंगे। और तो करते क्या है ये कि 40 किलो हटाना है, तो ये जो 15 किलो को हटाने के लिए 15 पेड़ लगाने पड़ेंगे, इसकी कीमत कितनी होगी, 5 रुपए।
तो ये कंपनी क्या करती है, 5 रुपये दे देती हैं, राइट, ये पेड़ नहीं लगाती हैं। तो ये कैसा मतलब हुआ, यानी कि आप तो पैसे से तौल दे रहे हैं, कार्बन तो आपने हटाया ही नहीं। तो ये क्या कहता है, कार्बन कैप्चर कहलाता है, राइट। और इन्होंने जो बात की थी मिस्टर अल जबेर ने कार्बन कैप्चर की, उसका क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा है, इसमें हम देखेंगे कि आखिर क्या प्रॉब्लम आई थी। ऑन क्लाइमेट गोल्स सम वर्ल्ड लीडर्स हैव बीन पुशिंग फॉर ए फेज आउट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। कुछ क्लाइमेट गोल्स होते हैं हमारे, मतलब बनाए जाते हैं, कोप में बनाए जाते हैं, बोन कन्वेंशन में बनाए जाते हैं, उसके बाद यूएन में बनाए जाते हैं। इनफैक्ट साइंटिफिक रिसर्च भी कहती है कि हमें फॉसिल फ्यूल कम करना चाहिए, राइट। तो कुछ क्या है कि फॉसिल फ्यूल्स को फेज आउट, यानी कि वो चलन से बाहर करना चाहते हैं। द वे टू गो वाइल अदर इंसिस्ट इन ऑयल एंड गैस कंटिन्यूइंग टू रोल इन द फ्यूचर प्रोवाइडेड देयर एमिशंस आर समहाउ कम्ड। मिस्टर अल जबेर बिलोंग्स टू लेटर स्कूल ऑफ थॉट, यानी कि कुछ चाहते हैं, यहाँ पे 2 स्कूल ऑफ थॉट है, एक स्कूल ऑफ थॉट और ये 2, यानी कि एक चाहते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, यानी कि इसको बंद कर देना चाहिए। साथ ही साथ मिस्टर अल जबेर वाले हैं कि यानी कि फॉसिल फ्यूल होना चाहिए, बट उसको हटाने के लिए, कर्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, प्लांटेशन वगैरह करना चाहिए, राइट। ये और जो मिस्टर अल जबेर हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं। तभी तो ये कह रहे हैं कि हम 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन हम निकालेंगे, कब, 2027 तक, राइट। उसके बाद क्लाइमेट कैंपेनर्स एंड साइंटिस्ट हैव एक्सप्रेस्ड कॉशन दैट टेक्नोलॉजीज प्रपोज्ड सो फॉर टू कैप्चर फॉसिल फ्यूल्स एमिशन हैव नॉट बीन टेस्टेड एट स्केल। मतलब कि फॉसिल फ्यूल्स एमिशन को देखने के लिए और कितना प्रपोज्ड हुआ है, मतलब कि कितना निकला है, उसको करने के लिए हमने अभी तक कोई मशीन ईजाद नहीं की है, मीन्स हम उतना ईजाद नहीं कर पाए हैं। दे ऑल्सो आर्ग्यू दैट सच रिस्पॉन्सिबिलिटी डू नॉट हिट द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम at look post facto containment force emissions are released, pointing out that they could also divert attention and resources from effective alternatives such as renewable energy। मतलब कहने का ये है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी से ये क्या करेंगे, डाइवर्ट करेंगे लोगों को, यानी कि मिक्स करेंगे, राइट। खैर, इसके बारे में बात करते हैं कि ये क्या स्टेटमेंट दिया था, वो यहाँ से आएगा। मिस्टर अल जबेर हैज टॉक्ड अबाउट द नीड ऑफ टैकल फॉसिल फ्यूल एमिशंस। आई स्टैंड दैट ऑब्जर्वर्स say mark his inclination to industry interest. He said that the goal should be global system free of unabated fossil fuels। unabated, हम इसके बारे में बात करेंगे। The term abated related to approaches used in reducing and capturing greenhouse gas emission that result from the burning of fossil fuels। इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया कि जो हमारे ग्लोबल सिस्टम से फॉसिल फ्यूल्स को जो एमिशन हो रहा है उसको हम हटाने के लिए क्या करें, फ्री फ्रॉम अनअबेटेड फॉसिल फ्यूल्स। अनअबेटेड यानी कि कोई भी फॉसिल फ्यूल्स जो कि इन्वायरमेंट में है वो नहीं होना चाहिए, और उसे नहीं होने के लिए क्या होना होगा कि उसे कंट्रोल किया जाएगा इस मेथड से। क्या हम उसको उसके हिसाब से, यानी कि 50 टन का है तो हम 50 टन के इक्विवेलेंट जो प्लांट होगा उसको हम प्लांटेशन कर देंगे। ये इनका स्टेटमेंट था। एट द बोन talks this week, German Foreign Minister Annalena Baerbock emphasized that the proposal to tackle emissions should not take away from the need to drastically cut fossil fuels। ये बहुत ही अच्छी बात कही है। A position shared by the other European nations and vulnerable island states, where sea level are rising make them extremely vulnerable to climate impacts। अभी हम बताते हैं। Stakeholders like Denmark Climate Minister Dan Jørgensen say that carbon capture and storage technology of the country North Sea should be only restricted in the sector where cutting meanwhile have been। ठीक है, इनका कहना ये है, कुछ वहाँ पे मिनिस्टर्स थे, कुछ बहुत ही अच्छे मिनिस्टर्स थे, उनका कहना ये है कि मान लीजिए कि आप फॉसिल फ्यूल्स अचानक से नहीं हटा सकते हैं, अचानक से आप नहीं हटा सकते, इसका पहले अल्टरनेटिव दीजिए हमें। इसका अल्टरनेटिव क्या है? अगर ईवी है यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए आप चार्जिंग पॉइंट क्यों नहीं डेवलप कर रहे हैं अपनी कंट्री में? पहला सवाल। उसके बाद साथ ही साथ ईवी है तो रिसाइकल क्यों नहीं हो रही है एट अ लार्ज लेवल बैटरीज? ये भी है।
और जो डेनमार्क के मिनिस्टर थे उन्होंने ये कहा है कि नॉर्थ सी वाला एरिया रशिया के पास साउथ में रीजन जो नॉर्थ सी का पड़ता है, उसमें क्या है कि वहाँ पे लोगों को रोकना चाहिए, जो कार्बन एमिशन है उसको रोकना चाहिए, और जो भी सीमेंट इंडस्ट्री से रोकना चाहिए, क्योंकि जो सीमेंट इंडस्ट्री से एमिशन होता है वो क्या होता है कि वो इन्वायरमेंट में ही रह जाता है और वो पार्टिकुलेट मैटर में इंक्रीज करते हैं, राइट। उसके बाद मिस्टर अल-जबेर सेड दैट हिज कंट्री वांट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक अप्रोच टू एन एनर्जी ट्रांजिशन दैट इंक्लूड्स ऑल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। मतलब ये जहां भी बोल रहे हैं, ये हर भाषा एक ही बोल रहे हैं। इन्होंने कहा है कि यूएई क्या चाहता है, कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक अप्रोच टू एन एनर्जी ट्रांजिशन। एनर्जी ट्रांजिशन यानी कि एक एनर्जी, मान लीजिए कि अभी वहाँ की कंट्री रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल पे चल रही है, तो ट्रांजिशन होगा किस पे, रिन्यूएबल पे। डैट इंक्लूड ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, मतलब इनको रिन्यूएबल भी चाहिए, नॉन रिन्यूएबल भी चाहिए। क्या बात है। तो बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, इनका कहना ये है कि ये कहीं ना कहीं और हर जगह, इनके कहने से तो नहीं होगा, इनका हर प्रूफ इनके खिलाफ जा रहा है कि यानी कि ये किसका सपोर्ट कर रहे हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज का, क्योंकि ये एक बिजनेसमैन है, तो ये बिजनेस माइंड ही चलेगा। खैर, ये बातें थी। और अगर हम एक और बात, ये बात मैंने अभी तक रोक के रखी थी कि इंडिया सपोर्ट कर रहा है किसे, यूएई को, राइट। इंडिया यूएई को सपोर्ट कर रहा है कि हाँ, मिस्टर सुल्तान अल जबेर को हम सपोर्ट करते हैं और वो ही क्या होने चाहिए, प्रेसिडेंट बनने चाहिए, यानी वो तो बन गए हैं, राइट। इसका रीजन है, ध्यान देते हैं, इसका रीजन है, से इंडिया है, ये अमेरिका, ऐसे अमेरिका है, फिर ये यहाँ पे रशिया है, अगर हम मानते हैं, ठीक है। यहाँ पे मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है, ठीक, मिडिल ईस्ट की कंट्री है। हम तेल सबसे ज्यादा किससे खरीद रहे हैं आजकल, रशिया से, राइट। रशिया हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, नो डाउट, राइट। साथ ही साथ यूएई, जो यहाँ के जो रसिया है, ये क्या बना रखा है, एक ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, मैंने अभी बताया था। ये क्या है, ऑस्ट्रिया। पूरे वर्ल्ड में पहले जब ये ओपेक नहीं बना था, अराउंड 1985 के आसपास बना था ये, 1985 नहीं, सोवियत यूनियन के बाद बना था ये, जब टूटा था यूएसएसआर उसके बाद बना था, यानी कि 1995 हम मान लेते हैं, राइट, सपोज दैट। तो उससे पहले पूरे वर्ल्ड में दो लोगों के ऊपर क्या था, ऑयल कंट्रोल करते थे, ऑयल का रेट कंट्रोल करते थे, और यानी कि जो ऑयल का रेट कंट्रोल कर गया पूरे वर्ल्ड में, वो क्या होगा कि वो बादशाह होगा, राइट। तो जो ये रशिया है, ये क्या करता था कि ये तो मिडिल ईस्ट से ही तेल निकालता था, इसका कब्जा था, अफगानिस्तान में था, राइट। अफगानिस्तान में खैर तेल नहीं होता है, इराक में बहुत तगड़ा, सीरिया में अभी तक था इसका कब्जा, राइट। तो ये क्या करता था, तेल निकालता था, और रशिया अपना तेल निकालता था। तो ये दो क्या थे, दो बहुत ही बड़े दुश्मन, कोल्ड वॉर भी शुरू हुई थी उस टाइम पे, ये बड़े दो दुश्मन। तब क्या हुआ कि ये पेट्रोल का, तेल का जो रेट था वो कंट्रोल करते थे, यानी कि मार्केट को पूरा वर्ल्ड का मार्केट ये दो लोग ही कंट्रोल करते थे। तो क्या हुआ कि ये जो कंट्रीज हैं, फिर ये कंट्री रशिया परेशान हो गया, तो रशिया के साथ मिलके रशिया ने कहा कि आओ भाई लोग, हम एक ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप का नाम रखेंगे ओपेक। और ये कार्टेल क्या करेगा, कार्टेल यानी कि ग्रुप होता है लोगों का समूह, एक साथ जब मिलके आते हैं, तो ये अगर हम समूह बना लेंगे तो ये आने वाले दिनों में यानी कि हमारे दुनिया पे कब्जा होगा। ये इस वजह से ये अमेरिका को धक्का लगा, राइट। तो ये एक तरह से बना था, ठीक है। तो वैसे ही यानी कि जो यहाँ के मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं वो रशिया के अच्छी दोस्त हैं, यूएसए की तो है नहीं, ये तो इतिहास गवाह है। अफगानिस्तान, इराक, ईरान, सीरिया, राइट, तो ये तो इसके दुश्मन है। इस वजह से रशिया, ये क्या हुआ, अमेरिका ने, इसके पास तो कोई पावर रह नहीं गई,
अमेरिका ने क्या कहा कि भाई साहब हम अब ईवी लाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक लाएंगे, हम रिन्यूएबल एनर्जी को हम क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे। इसके साथ मिलकर यूरोपियन कंट्रीज के साथ मिलकर, और यूरोपियन कंट्रीज क्योंकि उनके पास तो कोई रिसोर्सेस है नहीं, वो सारा रिसोर्सेस तो किससे खरीदती है, रशिया से, राइट। अमेरिका क्या बना, फिर अमेरिका ने एक ग्रुप बनाया, और ये ग्रुप कह रहा है कि हम किसको प्रमोट करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी को। क्योंकि अगर हम देखें तो ये रशिया क्या है, यूएसए क्या है, ट्रॉपिकल कंट्री है, और यहाँ पे सनलाइट आती है, विंड का फ्लो भी आता है, राइट। तो ये इसे प्रमोट कर रहा है। रशिया के पास तेल है तो ये इसे प्रमोट कर रहा है। पर हमें जो जरूरत है, और रशिया यूएसए का सबसे ज्यादा जो ताकतवर देश है, तो उसका जो प्लानिंग है वो चलती है। तो यूएन में मिलकर इसने क्या बना दिया, ये क्लाइमेट कन्वेंशन बना दिया। उसके बाद पेरिस एग्रीमेंट जब साइन तो कर लिया इसने, पर पेरिस एग्रीमेंट से ये निकल गया, क्यों, क्योंकि इसे और पोल्यूशन करना था। तो कहीं ना कहीं हम देखें तो घूम फिर के बात आ जाती है मिडिल वेस्ट ईस्ट वाले एरिया की, राइट, और रशिया के और यूएसए की, ये बात है, ठीक है। तो ये कार्टेल कैसे बना था ये आप देख सकते हैं, और इसका रीजन क्या था, और इसी पे हम खुश हो रहे हैं। एनीवेज, एक और बात बताते हैं, कोप 28 की बात। ये कोप 28 मीटिंग क्यों होती है, उसका एक और रीजन है। जैसे कि अगर हम आने, जस्ट ए मिनट, जैसे कि दो कंट्रीज होती हैं, इसमें दो कंट्रीज डिवाइडेड होती हैं। एक कंट्री है डेवलप्ड और डेवलपिंग। ये मानना है, कोप 20 में जो मीटिंग होती है, ये मान लिया गया है कि जो पॉल्यूशन हुआ है आज, वो आज की वजह से या कल परसों की वजह से तो हुआ नहीं है, तो बहुत पहले से हो रहा है। यानी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इन्होंने ही क्या किया है, पॉल्यूशन, क्लाइमेट गंदा किया है। तो इसमें अगर हम मान लेते हैं यूएसए को, यूके को, राइट, दो। इसमें मान लेते हैं इंडिया को, और इसके मान लेते हैं चाइना को। ये डेवलपिंग कंट्रीज है। तो डेवलप्ड कंट्रीज क्या करती हैं, इनको पैसा देती हैं, यानी कि इनको कंपनसेट करती हैं कि भाई साहब हमने गंदा किया है इन्वायरमेंट, जिसकी वजह से आप इंडिया लोगों को परेशानी हो रही है, ये लीजिए पैसा, और इस पैसों को क्या करिएगा कि आप अपने यहाँ जो भी कार्बन सिक्विस्ट्रेशन के जो भी स्टेप्स हैं उसे आप उठा सकते हैं। ये पैसा दे दी इनको, ठीक है। पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था उसमें यूएसए भी था, चाइना भी था, यानी कि यूएसए क्या करता था कि इंडिया को भी पैसा देता था, चाइना को भी पैसा देता था, ठीक है। बट चाइना का जो डोमिनेंस इंक्रीज होने लगा, था वो इंक्रीज होने लगा एशिया में। तो यूएसए ने कहा कि मैं पेरिस एग्रीमेंट में नहीं रहूंगा, राइट, पेरिस एग्रीमेंट में नहीं रहूंगा। तुम इंडिया, तुमको पैसा चाहिए तो तुम क्या करो, मुझसे डायरेक्ट ले लो, बट अगर मैं पेरिस एग्रीमेंट के तहत दूंगा तो ये पैसा किसे जाएगा, चाइना को भी जाएगा। जबकि चाइना ऑलरेडी क्या है, इसकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, करीब 19 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, राइट, आप समझ सकते हैं। ये रीजन था किसका, पेरिस एग्रीमेंट से यूएसए को निकलने का, ठीक है। तो यही होता है क्या, इसमें समिट में, ये कोप 28 में क्या होता है, यही होता है, और जो भी स्टेप्स होते हैं वो मनाए जाते हैं। बट बहरहाल हम अगर देखें तो पूरी कंट्री में कोई भी ऐसा एक लीडर नहीं है जो कभी साथ मिल के आए हों ओजोन के अलावा। जब ओजोन डिप्लीशन हो रहा था तो सारी कंट्री मिल के आई थी पेरिस एग्रीमेंट बनाने, पेरिस एग्रीमेंट बनाया था इन्होंने। पेरिस एग्रीमेंट जब ओजोन होल भर गया, उसके बाद ये सारी कंट्री अपने अपने रास्ते, अपना अपना जीवन चल रही है, सब अपना पैसा कमा रहे हैं। यानी कि इससे किसका नुकसान हो रहा है, डेवलपिंग कंट्रीज का नुकसान हो रहा है। यानी कि अगर हम रिसेंट एग्जांपल देखें इंडिया का, तो इंडिया क्या फेस कर रहा है, एक्सट्रीम वेदर। एग्जांपल के तौर पे नॉर्दर्न स्टेट्स इंडिया में, यूपी की बात कर लें, बिहार की बात कर लें, हरियाणा की बात कर लें, पंजाब की बात कर लें, यहाँ का टेम्परेचर करीब 48 डिग्री सेल्सियस तक गया था ये 4-5 दिन पहले। उसके हिसाब से अगर मैं इसे और रिलेट करूं तो एक नॉर्थ इंडिया में यूपी का जो ईस्टर्न इलाका है, गोरखपुर,
देवरिया, बलिया, ये क्या फेस कर रहे हैं? डेथ फेस कर रहे हैं, हीट स्ट्रोक फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से बलिया में करीब 200 लोगों की जान चली गई है। हॉस्पिटल में बेड नहीं है, लोग ज़मीन पे बैठे हुए हैं, उनके वहाँ परेशानी हो रही है, जबकि वहाँ के डीएम साहब कह रहे हैं कि हमें कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है जिससे हम कह सकें कि ये डेथ किससे हुई है, हीट स्ट्रोक से हुई है। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम भेजी, कहाँ पे? बलिया में, क्या जांच करने के लिए कि आप बताइए कि क्या है। तो वहाँ भी इन्होंने ये भी कहा कि हॉस्पिटल सब ठीक है, सभी स्टाफ हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये लोगों को होता है। मंत्री का बयान आया कि गर्मी में तो लोग मरते ही हैं। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं दयाशंकर सिंह, जो कि बलिया से ही क्या है, बलिया नगर से, बलिया सदर से विधायक हैं। ये हाल है, यानी कि हम जो क्लाइमेट चेंज है उसका हम फेस देख सकते हैं कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, राइट? कहीं और हो रहा है, कहीं और कार्बन निकल रहा है, लोग कहीं और मर रहे हैं, राइट? और एक और बात, एक डेजर्टिफिकेशन, एक क्वेश्चन आया था, ये सीडीएस का क्वेश्चन है, ये एक सीडीएस का क्वेश्चन है, राइट? ये सीडीएस का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया था कि कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा डिजर्टिफिकेशन फेस कर रहा है इंडिया का, वो था हरियाणा, राइट? क्योंकि राजस्थान का जो थार डेजर्ट है उसकी जो एरिया है वो तो बढ़ता ही जा रहा है, और एक्सट्रीम वेदर कंडीशन हम साइक्लोन से भी देख सकते हैं, साइक्लोन की वजह से राजस्थान में क्या होगी, बाढ़ आ गई है, राइट? तो हम ये देख सकते हैं, इसका रीज़न आप देख सकते हैं कितना व्यापक है क्लाइमेट चेंज और कितना अहम है। यानी कि अगर वो किसी और देश में हो रही है मीटिंग, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे देश में कोई या फिर हमारे घर में कोई प्रॉब्लम ना फेस करे, राइट? तो खैर बातें बहुत होगी, क्लाइमेट चेंज पे काफ़ी रिलेट कर दिया। खैर तो ये बातें थी, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। खैर चलते हैं अगली खबर पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें आगे भी पढ़ना है, राइट? चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर, जनरल इंजीनियरिंग एंड HAL साइंड MOU फॉर मैन्युफैक्चर जेट इंजन्स। जेट इंजन्स बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग बनाने के लिए इंडिया में क्या साइन कर लिया है इन दोनों कंपनीज ने? एक MOU साइन कर दिया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लिया है। ये जी कहाँ की कंपनी है? US की कंपनी है। HAL अपने प्यारे भारत की कंपनी है। हमारा भारत बहुत ही अच्छा भारत है, मैं तो बहुत, आई लव इंडिया, राइट? बट हाँ, जब वेदर कंडीशन ख़राब होता है, जब लाइट चली जाती है, जब मैं वीडियोस नहीं बना पाता हूँ, पढ़ लेता हूँ बट वीडियोस नहीं बना पाता हूँ, तो बहुत दुख होता है, राइट? तो हमें सरकार से पूछना चाहिए, क्लाइमेट, हमें खुद से क्लाइमेट को बचाने के लिए वाटर को बचाना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी को बचाना चाहिए और पोल्यूशन कम करना चाहिए, राइट? एनीवेज, खैर चलते हैं। क्या है कि जो इंडिया बनाएगा, जो आगे वाली स्लाइड में देखते हैं, हाँ, हमारे जो अभी तो ऑनगोइंग प्राइम मिनिस्टरशिप नरेंद्र मोदी की जो मीटिंग थी वो चल रही थी। इंडियन मैन्युफैक्चरर GE एरोस्पेस ऑन थर्सडे अनाउंस signing a memorandum of understanding with Hindustan Aeronautics Limited produce fighter jets for the indigenous light combat aircraft LCA. The proposal needs authorization of US Congress before agreement can be concluded, right? मतलब ये था कि, कहने का मतलब ये था कि US की जो गवर्नमेंट से पूछ के ही वो ये जो कंपनी है GE, राइट, ये साइन करेगी, यानी कि ये मैन्युफैक्चर करेगी, और कहीं ना कहीं एक तरह से कह सकते हैं कि ये US और इंडिया का, राइट, ये दोनों मिलकर करेंगे। द एग्रीमेंट इन that's the potential joint production of GE Aerospace F414 engines in India and GE Aerospace companies tenure work with US government to receive the necessary export authorization for this Eve for Indian Air Force। क्या हो गया ये, कैसे कॉपी पेस्ट हो गया? खैर इसके बारे में मैं बता देता हूँ कि GE, अभी मैंने बताया, HAL के बीच में मेमोरेंडम साइन हुआ है, और ये कंपनीज क्या बनाएंगी, HAL इंडिया की ये कंपनीज क्या बनाएंगी, F414 लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के लिए इंजन्स बनाएंगी, और ये इंजन्स काफ़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के होंगे, 5th जनरेशन के होंगे,
और ये करीब 2027 तक आ जाएंगे। 2027 तक ये सारी इंजन सभी प्लाइंट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट में ये लग जाएंगे और इसके तहत करीब 99 इंजन्स बनाएंगे। ये एक तरह का टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा, मीन्स कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा, मैं बताता हूँ, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा जिसके तहत कि जो यूएस की कंपनी जीई है वो अपनी टेक्नोलॉजी दे देगी अपने इंजन की हमारे इंडिया को, और ये करीब $3 बिलियन में साइन हुई है डील, राइट। ये था। और साथ ही साथ इसके साथ साथ एक और बात करें माइक्रोन की। माइक्रोन चिप कंपनी है, मैंने 2-3 दिन पहले आई थिंक लास्ट वीडियो में बताया था कि माइक्रोन कंपनी अपने इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है। किसको लेके? ये क्या बनाती है? सेमीकंडक्टर चिप बनाती है। तो इसने डील साइन कर ली है। $25 मिलियन का इन्होंने मेमोरेंडम साइन कर लिया है और ये इंडस्ट्री कहाँ लगाएंगे? गुजरात में लगाएंगे, राइट। माना जा रहा था कि करीब ये $2 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे, बट नहीं, इन्होंने नहीं किया। और ये क्या किया है कि गुजरात में इन्होंने अब इंडस्ट्री बिठाएंगे, राइट। तो ये बात है इंडिया से रिलेटेड और जो मोदी जी से रिलेटेड, राइट। ये बात है, आप यहाँ से देख सकते हैं। एनीवेज, अगली खबर पे चलते हैं, एआई पे। अभी जैसा कि हम समझ रहे हैं कि G20 की जो मीटिंग्स चल रही हैं वो G20 का जो चेयरमैनशिप है वो किसे मिली हुई है? इंडिया को मिली हुई है। और जितनी मीटिंग्स है वो कहाँ चल रही हैं? इंडिया में चल रही हैं, राइट। तो इसी तहत G20 में एजुकेशन मिनिस्टर की भी मीटिंग हुई थी, एजुकेशन मिनिस्टर्स की भी मीटिंग हुई थी, जिसके तहत एजुकेशन मिनिस्टर्स ने ये अपने आप में ये कहाँ हुआ था एक्चुअली मैं बता देता हूँ। ये पुणे में हुई थी मीटिंग। इन्होंने जो एजुकेशन मिनिस्टर्स है उन्होंने एक तरह से आके मिल के साथ आके कहा है कि हाँ, हमें एआई का यूज़ करना चाहिए। किस चीज़ में? एजुकेशन में। इससे क्या होगा? इससे होगा कि इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव यूज ऑफ एआई इन एजुकेशन एंड स्किलिंग दैट रिस्पेक्ट्स ह्यूमन राइट्स। हमें एआई का इस तरह से यूज़ करना है, बराबर तरीके से ऐसा यूज़ करना है कि हम उसे उसका खतरा यानी कि ह्यूमन राइट्स जो है उसका वायलेशन ना हो। साथ ही साथ अगर हम बात करें, एआई पे बात आ गई है तो ये इतना ही था। इम्पॉर्टेंट ये है कि इसके डेप्थ में जाएंगे तो जैसे हम सोसाइटी में पढ़ते हैं, इंडियन सोसाइटी में, कि इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, राइट। एक आता है, ऐसे भी आता है बोन और बेन, मतलब श्राप या अभिशाप, श्राप या वरदान, ये आता था, राइट। इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, यानी कि टेक्नोलॉजी का एजुकेशन में आना श्राप है कि वरदान है, राइट। कहीं ना कहीं श्राप भी है, कहीं ना कहीं वरदान भी है, राइट। तो ये एनालिसिस है। तो अगर ये ऐसा एजुकेशन आया टेक्नोलॉजी पे, ऐसा इससे आया या फिर CAPF में इससे आया या फिर मेंस में क्वेश्चंस आए, तो यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं कि हाल ही फिलहाल में G20 के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने साथ मिलके आके कहा है कि हमें एआई का यूज़ करना चाहिए एजुकेशन में, जिससे कि लोग स्किल बने। और जो एआई का ज़माना है, राइट, एआई वर्ल्ड, पक्का ना पक्का इस बार तो CAPF में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, यानी कि इससे तो आएगा ही आएगा एआई पे। तो एआई बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस साल के लिए, CAPF के लिए। तो हम वहाँ पे टेक्नोलॉजी का इफेक्ट डाल सकते हैं। साथ ही साथ इसका जो इफेक्ट है वो क्या क्या है, जैसे अभी हम ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं, इनफैक्ट मैं ऑनलाइन ही पढ़ा रहा हूँ, किस पे? यूट्यूब पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, राइट, शेयर करिए, लाइक करिए। एनीवेज, तो इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि एजुकेशन में ये तो बहुत अच्छा हुआ है, बट कहीं ना कहीं केरला स्टोरी, राइट, केरला स्टोरी एजुकेशन क्या था कि एजुकेट तो कर दिया, पर ऑनलाइन के माध्यम से उनका ब्रेन वॉशिंग किया गया वगैरह वगैरह, कह सकते हैं। बट वो मैं उसको डिनाई करता हूँ, इट्स अ फिक्शनल स्टोरी और वो फिक्शन ही है। खैर, तो ये बातें हैं, यानी कि हम टेक्नोलॉजी में एजुकेशन में किसका यूज़ करेंगे? हम एआई का यूज़ करेंगे। खैर, चलते हैं अगली खबर पे। जैसा कि श्रीलंका की जो इकोनॉमी है काफ़ी बुरी हालत दौर से गुजर रही थी, राइट। अभी शायद ठीक हुई है, टूरिज्म आ रहे हैं, टूरिस्ट लोग आ रहे हैं, तो थोड़ी इकोनॉमी
अच्छी जा रही है, बट हाँ ऑन द ट्रैक अभी तक नहीं आई है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीवन ही पूरे हो सक रहे हैं। तो श्रीलंका ने जैसे IMF से लोन लिया था, राइट, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लोन लिया था इसने, उसके बाद IMF से गारंटर चाहिए था, तो इंडिया ने गारंटर दे दिया। चाइना ने गारंटी नहीं दी थी, अभी चाइना ने भी दे दी थी, जापान ने भी दे दी थी, क्योंकि जो इंडिया है और चाइना है दोनों कंट्री वहाँ के लिए बहुत ही एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वहाँ पे बहुत है इन दोनों कंट्री से, और बहुत हम चीज़ें वहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं। खैर, तो ये मामला जब श्रीलंका का UN में गया तो UN ने कहा कि सब कुछ गलती किसकी है, श्रीलंका की है। खैर ये तो हम भी जानते हैं, बट उसने आगे कहा, UN ने कहा कि अगर UN वहाँ पे कमीशन बिठाता, राइट, कमीशन बिठाता, इंक्वायरी बिठाता कि आखिर ये क्यों हुआ है और इसमें क्या क्या रीजंस हैं, किस रीजन से क्या आया, जो इकॉनमी है वो कोलैप्स हो गई, अभी तक ये पता नहीं चला। राइट, करप्शन है तो किसने करप्शन किया उसे सजा दो, राइट, किसकी प्रॉब्लम थी उसे सजा दो, बट श्रीलंका ये मानने को तैयार ही नहीं, कोई कमेटी नहीं बिठा रहा है, इनफैक्ट नॉन परमानेंट टेम्पररी कमेटी भी नहीं बिठा रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। श्रीलंका को काफ़ी बुरा भला बोला, आई थिंक काफ़ी क्रिटिसाइज किया, बेचारा श्रीलंका चुपचाप ऐसे है मुंडी गाड़ के, हाँ सर, हाँ सर, वगैरह वगैरह। तो ये रीज़न है, एटलीस्ट आपके पास अगर किसी घर में आपको घटना घटी है, जैसे हमारे यहाँ इंडियन रेलवे में जो घटना घटी थी बालासोर में, तो इंडियन गवर्नमेंट ने कमेटी बिठाई, इंक्वायरी बिठाई जानने के लिए, तो वैसे ही क्यों नहीं हो सकता आपके यहाँ श्रीलंका में, फॉर एग्जाम्पल क्यों नहीं हो सकता। तो ये रीज़न है। UN के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने कहा कि, और जो अकाउंटेबिलिटी है, आप जो डेफिसिट है वहाँ का, मतलब कि वहाँ का जो घाटा है वो आप ही खुद जिम्मेदार हैं, इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। ये $2 बिलियन का लोन लेने गया था कहाँ पे, IMF में, राइट, IMF में। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC, राइट, ये याद कर लीजिए, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। खैर चलते हैं अगली खबर पे। MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी स्ट्रेस नीड्स फॉर इन्फ्लेशन विजिंग। अभी मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग हुई थी RBI की, मैंने बताया था, जिसमें रेट्स क्या किए थे, सेम रखे थे, रेट्स में कोई चेंजेस नहीं किए थे, रेपो रेट हो, रिवर्स रेपो रेट हो, SLR हो, CLR हो, CRR हो, इसमें किसी में चेंजेस नहीं हुए थे। बट हाँ, उनका ये था कि इसका मतलब हमने रेट में बढ़ोतरी नहीं की, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमें इन्फ्लेशन को ऐसे नज़रअंदाज कर देना चाहिए। हमें इन्फ्लेशन को लेके विजिलेंट होना है, और हमें अगर इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ दिखाई दिया तो वो हमें बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में डाल सकता है। जैसे कि अगर हम फॉर एग्जांपल RBI ने कहा कि ये साल अल नीनो का रहा, मीन्स कम बारिश, लेस रेन, राइट, फिर ये कहाँ क्या करेगा, लेस रेन होगी, लेस प्रोडक्शन हो गई, कम प्रोडक्शन हो गई, बट उसके बाद क्या होगा, लोग क्या करेंगे, डिमांड ज़्यादा है, डिमांड बढ़ जाएगी, जब डिमांड बढ़ जाएगी तो ये क्या कर देगा, फर्दर कर देगा इन्फ्लेशन, राइट, समझ रहे हैं आप। तो ये क्या रिलेटेड है, कैसे रिलेटेड है, समझ रहे हैं, ये कितना रिलेटेड है, यानी कि बारिश का आना हमारे इकोनॉमी पे डिपेंड करता है। इसके पीछे वाला साल जब मनमोहन सिंह जी हारे थे 2014 में, वो साल 2013 का क्या था, अल नीनो का साल था, जिसकी वजह से इकोनॉमी थोड़ी सी कम हो गई थी, इन्फ्लेशन बढ़ गया था, जिसकी वजह से बीजेपी गवर्नमेंट को बहुत तगड़ा बेनिफिट मिला और वो सरकार बना ली। खैर, पॉलिटिक्स अपार्ट, ये रीज़न है। हाँ, तो शक्तिकांत दास ने कहा है कि हम विजिलेंट रहेंगे, और इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व नहीं कर सकते, बट हाँ ये इनकी कमेटी है। हाँ, अच्छी बात ये है कि हर ये 2-3 महीने पे अपनी मीटिंग करते रहते हैं और ये विजिलेंट होते रहते हैं। ये सरकार की तरह नहीं है कि सिर्फ एक साल ये करते हैं, एक साल में एक बार करते हैं, राइट। बजट कमेटी होती है, उसके पास भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, राइट। तो ये बात है। तो सरकार ने कहा इस
आरबीआई ने कहा है कि हमें विजिलेंट होने की ज़रूरत है। एनीवे, चलते हैं अगली खबर पे। लॉरेंस एंड टर्बो, ये एक दोनों कंपनीज ने एमओयू साइन किया है क्या बनाने के लिए, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन बनाने के लिए। किसके किसके लिए? आईएनएस कलवरी, आईएनएस कलवरी सबमरीन, आईएनएस कलवरी सबमरीन हमने पद याद किया था। और ये कौन बना रहा है? कोचिन डॉकयार्ड प्राइवेट लिमिटेड ने। और ये कहाँ से आ रही है? हमने कहाँ से साइन किया था? रशिया, रशिया से आई थिंक, लेट मी चेक। एनीवेज, तो ये बनाने के लिए तैयार हो गई हैं और ये दोनों कंपनीज ने साइन किया है। तो एग्जांपल्स अगर हम देखें एग्जाम्स में क्या आएगा, तो AIP मॉड्यूल MOU जो है वो किन दोनों कंपनियों के बीच में साइन हुआ है? तो ये L&T और DRDO के बीच में, राइट? ये बात है। खैर, हमारे पास हमारी जो, ऐसा लग रहा है कि जैसे इंडिया की GDP जो ग्रोथ है, इंडिया की GDP ग्रोथ है, वो कोई भी दूर खड़ा होकर कह रहा है कि हाँ इंडिया की GDP ग्रोथ इस साल इतनी जाएगी। नहीं यार, इतनी जाएगी, राइट? वर्ल्ड बैंक ने कुछ और कहा, RBI ने कुछ और कहा, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने कुछ और कहा, अब फिच अपग्रेड ने कुछ और कहा, राइट? तो इस बार इंडिया की ग्रोथ कितनी बताई है इन्होंने? 6.3%। ये याद कर लीजिए, बस इतना ही। ये एग्जाम्स में पूछा गया है, CDS के एग्जाम्स में, इंडिया के एग्जाम में। ये मैंने खुद दिया था जब CDS का एग्जाम, तब मैंने देखा था ये कि कोई कंपनी दे देती है, जैसे वर्ल्ड बैंक ने कितना किया है, IMF ने कितना किया है, राइट? ADB ने कितना, इकोनॉमी हमारी जो है GDP ग्रोथ उसको कितना एस्टिमेट किया है, RBI ने कितना एस्टिमेट किया है। तो ये गवर्नमेंट ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो फिच अपग्रेड ये कंपनी है, राइट? ये एक फिच अपग्रेड, ये क्या है? कंपनी है जिसने इंडिया की जो ग्रोथ है वो कितना बताई है? वो बताई है 6.3% इस साल रहने वाली है, राइट? और पहले से ये कम कर दिया है, राइट? खैर, ये बात, ये सॉरी, ये तो लॉरेंस एंड टर्बो इधर आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा हो। नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, और हाँ शेयर करिए, जिससे कि मेरे वॉच टाइम्स और सब्सक्राइबर्स बढ़ें और मैं अच्छे अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश करूँ। फिलहाल मैं बहुत परेशान, ऐसे प्रोक्रेस्टिनेशन समझ रहे हैं आप, उससे मैं कभी कभी जूझने लगता हूँ, जिसकी वजह से मैं वीडियो बना लेता हूँ, PDF बना लेता हूँ, बट ऐसे रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। अगर हाँ, आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए, मैं बहुत उससे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ एटलीस्ट मेरा जो एफर्ट है वो काफ़ी काम आ रहा है। एनीवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।